हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है जिसको मैंने 5 से 6 दिन मेहनत करने के बाद जो है सोचा है कि कैसे आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊं, कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझाऊं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको सीयूईटी फॉर्म भरने से लेकर के टिल योर कॉलेज एडमिशन तक। ठीक है, सो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो हम देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों की जो क्वेरीज आती है ना कि भैया प्रेफरेंसेस कब फिल करनी है, डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी के हैं वो कब अपलोड करने हैं, यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा, डोमेन गलत हो गए तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी में कोर्स कम सेलेक्ट किए तो क्या होगा, वो सारी यानी ए टू जेड जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अगर एक बार देख लोगे ना तो वर्थ इट वीडियो होने वाली है। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि जो 10 से 15 मिनट इस वीडियो में लगाए उसमें लगेगा नहीं आपको कभी भी टाइम वेस्ट है। ये लगेगा कि हाँ अब मुझे सब पता है, सब पता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या मुझे करना है। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो एंड अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यार, टोटल जो है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं 14 स्टेप्स जो है वो देखने वाले हैं। टोटल 14 स्टेप्स देखेंगे। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, अभी आप लोगों का सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अभी तक जो डेट है, लास्ट डेट आप 26 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो सीयूईटी फॉर्म फिलिंग में, रात को 11:50 तक। ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 2 क्या है, अगर फॉर्म के अंदर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको आप ठीक कर पाओगे। कब तक ठीक कर पाओगे? 28 से 29 मार्च तक, 28 और 29 मार्च को करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेरीज भी हो ना तो उनको आप कमेंट्स में पुट करते जाना। हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पे जो आपकी क्वेरीज के आंसर देते रहती है, तो आप कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स हम लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, सो 28 से 29 मार्च तक अगर आपसे यूनिवर्सिटी गलत सेलेक्ट हो गई, कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गई, कुछ भी चीज हो गई, आपने जो डोमेन थे वो गलत सेलेक्ट कर लिए, उनको चेंज करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो सब आप लोग चेंज कर पाओगे। लेकिन अगर आपका नाम, फोटो और आपका जो ये होता है सिग्नेचर, ठीक है, इनके अंदर से अगर आपको चेंज करना होगा तो कुछ ऐसा होता है कि एक ही चीज आप चेंज कर पाते हो, तीनों नहीं चेंज कर पाओगे कि नाम भी चेंज करना है, फोटो भी चेंज करना है, सिग्नेचर भी चेंज करना है। उन तीनों में से एक चीज जो है वो आप चेंज कर पाते हो, ऐसा सिस्टम होता है। तो आप लोगों को ध्यान से जो है वो फॉर्म को फिल करना है और बाकी चीजें आप लोग एडिट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप। चलो आपने 26 मार्च तक जो है फॉर्म फिल कर लिया, हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एक महीने बाद लगभग 30 अप्रैल के आसपास, जो अभी डेट्स आई हुई है ना, तो आप यहां पे देख पाओगे 30 अप्रैल के आसपास थर्ड स्टेप होगा आपका, सिटी इंटीमेशन आएगा। ये सिटी इंटीमेशन क्या होता है भाई साहब, हमें तो नहीं पता। कोई नहीं यार, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। सिटी इंटीमेशन क्या होता है कि आपको एनटीए ये कभी भी नहीं बताता है कि आपका एग्जाम जो है यहां होने वाला है, डायरेक्टली ये नहीं बताता है कि इस स्कूल में होने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, एनटीए क्या करता है, आपको पहले शहर बताता है कि अब मान लो अप्रैल में आपको शहर बता देगा, अप्रैल एंड में, कि आपका जो एग्जाम है कोटा में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, जयपुर में होने वाला है। जो आपने सेलेक्ट की है ना अपनी सिटी, 4 सिटी जो लास्ट में सेलेक्ट की है फॉर्म की, उनमें से आपको ये बता देता है कि किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। इसको बोलते हैं सिटी इंटीमेशन। कुछ ऐसे जो आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोटा शहर इस लड़की को मिला है। एनटीए ऐसा इसलिए करता है, डायरेक्ट अगर एनटीए सेंटर बता देना कि आपका यहाँ पे होने वाला है, कोटा में इस सेंटर के अंदर होने वाला है, तो लोग बहुत चालू हैं, वहां पे कुछ सेटिंग करने लग जाते हैं कि यार चीटिंग हो जाए, स्क्रीन हैक हो जाए, इस टाइप का सीन जो है वो लोग करने लग जाते हैं। तो इसके लिए एनटीए क्या करता है, पहले आपका शहर बताता है 30 तारीख को, ताकि आप ट्रेन बुक कर सको, बस बुक कर सको, जैसे आपको जाना है वो आप बुकिंग कर सको। देन आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर बता दिया जाता है कि वेन्यू क्या है। अभी इसके अंदर देखेंगे ना तो ये प्रॉपर समझा दिया कि भाई आपका वेन्यू ये है, हैदराबाद में इस वाले सेंटर पे, प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, सारी चीजें दे करके बता दिया जाता है कि आपका एड्रेस ये होने वाला है। और ये एडमिट कार्ड कब आता है आपका, आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 1 से हफ्ते के अंदर अंदर आता है। मान लो कि आपके एग्जाम जो अभी 15 मई से 31 मई तक शेड्यूल्ड है, तो आपका एग्जाम 16 मई को है, तो आपका लगभग 10 मई को आ गया,
9 मई को आ गया, 12 मई को आ गया, ऐसे करके देता है। किसी का एग्जाम 31 मई को है तो उसका हो सकता है कि 20 मई को एडमिट कार्ड आए, 21 को आए, 20 को आए। ठीक है, सिटी पहले इसलिए बता दी जाती है ताकि आप अपना जाने का जुगाड़ कर लो कि जाना कैसे है आपको। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, समझ आ रही है तो एक बार यार लाइक बटन प्रेस जरूर करो, क्योंकि रियली में एक वीडियो को बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बिना मेहनत के बना दे तो आपकी डाउट्स क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, हमें तो पता है कि क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में। तो प्लीज अगर अभी तक आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। रीच बढ़ेगी तो यार चैनल आगे बढ़ेगा, छुपाना क्या है आपसे। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को चीजें पसंद आ रही हैं वो। नेक्स्ट आपका आता है एडमिट कार्ड के बाद भैया आपका एग्जाम होना है। एग्जाम अभी तक जो डेट्स आई हैं वो 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच आई हैं। ऑनलाइन कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे। जिनकी रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख कैंडिडेट्स करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे उनके ऑफलाइन होने की बात आई है, नहीं तो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस इंटरफेस में प्रैक्टिस करने हैं 2022 के और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ड्यूबडी के वेब वर्जन में ये अवेलेबल हैं। आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पे जाकर के ये आप लोग देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के लगभग अवेलेबल हैं, हमने यहाँ पे लगा दिया आपके लिए। तो आप यहाँ पे जाकर के अटेम्प्ट भी कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी, मैथ्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं। एक ही स्क्रीनशॉट डाल पाया मैं यहाँ पे। तो ये आपका एग्जाम डे होता है एंड जो आपने अभी तक मेहनत की होती है वो सारी यहाँ पे आप लोगों को दिखानी होती है भाई, कि आज मेरा पेपर है, आज मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाता है उसके लगभग 20 दिन के अराउंड के बाद, लेट्स से कि 31 मई को हो जाए, ऑल्दो लोकसभा इलेक्शन के कारण चीजें आगे पीछे होंगी, लेकिन अभी जो डेट्स हैं उनके हिसाब से बता रहा हूं। अगर 31 मई तक आपका एग्जाम होता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मई के बाद जून आता है तो 10 से 15 जून के आसपास, 15, 16, 18, 20 जून के आसपास आपकी एनटीए एक आंसर कीज जारी करता है। उन आंसर कीज में क्या होता है कि आप एक आइडिया लग जाएगा, आपकी रेस्पॉन्स शीट दे देगा और आंसर की दे देगा आपको। उसमें आप मैच करके देख लो कि भैया आपके कितने बन रहे हैं टोटल, लगभग आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एनटीए कौन सा क्वेश्चन को सही बताता है, ये आपकी आंसर कीज होती हैं। अब इन आंसर कीज में अगर आपको लगता है एनटीए का कोई क्वेश्चन गलत है, जो कि हर बार होता ही है, कोई नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। लास्ट टाइम तो मतलब एनटीए ने ये भी बोल दिया था कि बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे किसी ऑप्शन को करेक्ट बताएंगे ना चैलेंज के टाइम पे, उसी को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का सीन भी हो गया था कि आप चैलेंज करो एंड जिस ऑप्शन को बहुत ज्यादा बच्चे ये बोल रहे होंगे कि यही वाला करेक्ट है तो हम उसको करेक्ट कंसीडर कर लेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी जो एनटीए की तरफ से गलतियां होती हैं, आप उनको जो है ये प्रोविजनल आंसर की होती है तो उनको चैलेंज कर सकते हो, फाइनल आंसर की नहीं होती है। तो 6 नंबर स्टेप तक पहुंचिए, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी स्टेप्स और बचे, अभी तक बने हुए समझते रहो, जिंदगी में कोई भी डाउट नहीं होगी सीयूटी को लेकर के। फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है स्टेप नंबर 7 में, जिसमें अभी मान लो मैं जैसा कि बता रहा था 15 से 17-18 जून के बीच, अगर अभी की डेट्स के हिसाब से चलें तो आपको चैलेंज करने का टाइम दिया 3-4 दिन का। 3-4 दिन का टाइम देने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट 30 जून तक का अभी तक की डेट्स हैं। रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आता है जिसके अंदर यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर दिया होता है, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं होता है। आपका एडमिशन होता है, यहाँ पे आपका स्कोर दिया होता है कि इंग्लिश में 181 है, कंप्यूटर में 163 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 122 है, बाकी में 92, फिजिक्स में 75, 73। यूनिवर्सिटीज इस स्कोर के बेसिस पे जो है आपका एडमिशन करवाती हैं। अब क्या होगा कि मान लो इंग्लिश में आपका 181 आ गया ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके इंग्लिश के 181 उठाएगी, इसके 163 उठाएगी, 122 उठाएगी, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो इनके बेसिस पे जो है वो एडमिशन कराएगी। दूसरे कोई भी परसेंटाइल का कोई भी काम नहीं होता है। डोंट नो व्हाई ये क्यों दिया जाता है ये, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं होता है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, स्टेप नंबर 8। हाँ, जब आपका स्टेप नंबर 8 होगा 15 जून के अराउंड, ये 30 जून था तो मतलब इससे थोड़े से दिन पहले जब आपकी आंसर कीज आ रही होंगी, उसी टाइम के अराउंड यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपना हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने जो अलग अलग फॉर्म निकालने होते हैं यूनिवर्सिटीज को, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, जेएनयू, जहां भी आप अप्लाई कर रहे हो, वो अपना अलग अलग फॉर्म निकाल देती हैं
एक बार आपके एग्जाम खत्म होते हैं वो उसके तुरंत बाद ही निकाल देती हैं, 2-4 दिन बाद, ठीक है। तो अराउंड 15 जून हम मान लेते हैं, इसके अराउंड यूनिवर्सिटीज अपना अपना फॉर्म जो है वो निकाल देंगी। अब इससे आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि लगभग सिमिलर सा ही इनका सिस्टम रहता है, ठीक है। सो अब जो आपकी डाउट होती है ना, जो आपकी डाउट होती है कि भैया कैटेगरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हमने सीयूईटी में ये कैटेगरी कर दी, इस फॉर्म के अंदर क्या करें, लेट्स से कि प्रेफरेंसेस कहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ये सारी डाउट्स के आंसर अब यहां से मिलेंगे। देखो यार, आपने सीयूईटी के फॉर्म में कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की हो, यहाँ पे आपका जो जो चीजें ऑटोमेटिकली उठ के आती हैं सीयूईटी के पोर्टल से, वो आपका नाम, फोटो, सिग्नेचर, सिर्फ यही चीजें होती हैं। साथ साथ जब आपका रिजल्ट आता है सीयूईटी का, वो भी ऑटोमेटिकली उठ के आ जाता है। उसके अलावा कुछ भी आपका यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता है, आपको फ्रेश यानी शुरू से फॉर्म भरना होता है। तो इसके अंदर आप अपनी कैटेगरीज चेंज कर सकते हो। लास्ट ईयर तक चेंज करने का 2 साल से ऑप्शन मिल रहा है, इस बार भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, इस पोर्टल के अंदर। लेकिन लॉगिन उन्हीं आईडी पासवर्ड को लेकर के या फिर सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर को लेकर के होता है, जिनका आपने जो आपको सीयूईटी में मिला हुआ होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर से ही यहाँ पे लॉगिन होता है। तो ये चीजें आपकी उठ के आती हैं, कैटेगरी वगैरह आप शुरू से सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर के आएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर के आएंगे वो मेरे पास CSAS पोर्टल का लॉगिन अभी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में CSAS पोर्टल के अंदर की सारी चीजें दिखाऊंगा। फेज 1 में क्या होता है एप्लीकेशन फेज 1 में, एप्लीकेशन फेज 2 में क्या आप लोगों को करना होता है, प्रेफरेंसेस कैसे आप लोगों की दिखाई जाती हैं ये मैं बताऊंगा, ऑटोमेटिक स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं बताऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको अंदर का स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि भाई अंदर क्या होने वाला है CSAS पोर्टल के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 9 में आपके फॉर्म्स निकल जाएंगे, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि 2 फेजेस में आपके फॉर्म जो है वो फिल करवाती है। पहले फेज में यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपसे अपनी इंफॉर्मेशन लेगी, अपने 10th 12th के मार्क्स लेगी, कैटेगरी लेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगी, साथ ही साथ मदर फादर का नाम, एड्रेस वगैरह, स्कूल का नाम, कहाँ से पढ़े हो, जो आपने सीयूईटी में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन फिल की है ना, वो फिर से यहाँ पे करवाई जाएगी। कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स, CW कोटा है या नहीं है, NCC है या नहीं, ECA है या नहीं, स्पोर्ट्स है या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर फिल करनी होगी फेज 1 के अंदर। फेज 1 के बाद थोड़े दिनों बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, फेज 2 देती है। फेज 2 में क्या होता है, आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है आपकी प्रेफरेंसेस हैं यहाँ पे। फेज 2 में आपको यहाँ पे बताना होता है कि मैं हिंदू कॉलेज से BA पोल साइंस मेरी पहली प्रेफरेंस है, BA हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू से दूसरी प्रेफरेंस है, BA प्रोग्राम हिंदू से तीसरी प्रेफरेंस है, पोल साइंस रामजस से चौथी प्रेफरेंस है। तो फेज 2 में आपको ये प्रेफरेंसेस जो है वो फिल करनी होती हैं, और हर एक कोर्स के मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाते हैं कि अगर आपको अप्लाइड साइकोलॉजी में लेना है तो आपके इतने मार्क्स बनेंगे, दूसरे कोर्स में लेना है तो इतने बनेंगे, आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं था तो आप एलिजिबल नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे ऑल टोटल ऐसे जो है यूनिवर्सिटी आपको दिखा देती हैं, और आपकी प्रेफरेंसेस ऐसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी होती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे आपके देखो मार्क्स अपने आप उठ करके आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। 12th के मार्क्स आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है एंटर करने का, ये सीन अभी तक चलता हुआ आया है। नेक्स्ट स्टेप है, जब आप लोग फेज 2 को कंप्लीट कर दोगे, स्टेप नंबर 11 क्या होता है कि थोड़े दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने बता दिया कि भाई मेरे को ये प्रेफरेंस चाहिए इस नंबर पे, आपने अपना काम कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ निकालती है, कट ऑफ 1, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, वो स्टेप्स मैं एक ही में कंसीडर कर रहा हूँ। उसके अंदर आपके पोर्टल में क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी आपके प्रेफरेंसेस और आपके मार्क्स आए थे उनके बेसिस पे, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप इस पे एक्सेप्ट बटन क्लिक करते हो तो यूनिवर्सिटी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहुंच जाएंगे, कॉलेजेस के पास पहुंच जाएंगे। लेट्स से कि इस केस में हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज को अलॉट हुआ है, जो भी ये जिसकी प्रोफाइल है उनको ये मिला है। तो इसमें क्या होगा कि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है हिंदू कॉलेज का, उसके पास जो डॉक्यूमेंट आपने CSAS पोर्टल पे अपलोड किए थे, कौन से स्टेप में, इस स्टेप में, स्टेप नंबर 9 में फेज 1 में आपने जो सबमिट किए थे,
वो हिंदू कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएंगे। फिर हिस्ट्री डिपार्टमेंट उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि सही कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, गलत है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपको नेक्स्ट कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के अंडर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। मान लो किसी ओबीसी वाले ने ना सेंटर की नहीं स्टेट की सर्टिफिकेट अपलोड कर दी और वो ओबीसी कोटा के अंदर उसका नाम भी आ गया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको नेक्स्ट कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अच्छे कॉलेज और कोर्सेज में फर्स्ट कट ऑफ में सारी सीट्स लगभग भर जाती हैं, थोड़ी बहुत सीट्स बचती हैं वो भी ऑफ कैंपस और ऐसे कोर्सेज जैसे संस्कृत हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं जिनको कोई नहीं लेता उनके अंदर सीट सेकंड कट ऑफ में या थर्ड कट ऑफ तक बचे रहती हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए सेकंड या थर्ड तक मिलते रहते हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपकी सही हो जाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, देन आपका क्या होता है स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 13 में आपको वही पोर्टल में ना पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये बंदे ऑलरेडी पे करके पढ़ाई कर रहा है, तो क्लिक हेयर टू पेमेंट रिसिप्ट आ रहा है, नहीं तो क्या आता पे योर फीस, योर एडमिशन इज एक्सेप्टेड, पे योर फीस, तो वो आपका ऑप्शन आ जाता पेमेंट करने का। जैसे ही आप फी पे कर देंगे देन आपका यहाँ पे क्लिक हेयर टू पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा, क्लिक हेयर टू पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स सही है, आपने फी पे कर दी है और आपको एडमिशन जो है मिल जाएगा। स्टेप नंबर 14 ये क्या है, जो 13 पे क्लिक हेयर टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे करेंगे तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलते हैं, ये निकल करके आती है, ये आपकी स्लिप बन जाती है और ये आपका फर्स्ट टाइम का आई कार्ड होता है कॉलेज में एंट्री के लिए। अगर आपको कॉलेज के अंदर जाना है तो आपको ये लेकर के फर्स्ट टाइम जाना होता है क्योंकि आई कार्ड तो बना नहीं होता, तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है कि हाँ जी हिंदू कॉलेज में इसको हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन मिला है, और यहाँ पे फॉर्म नंबर और रेफरेंस नंबर वगैरह भी मेंशन होते हैं, आपका नाम भी मेंशन होता है, जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज के अंदर जो है वो एंट्री मिल जाती है और सक्सेसफुली आप सीयूईटी से लेकर के अब पहुंच चुके हो कि कॉलेज के अंदर तक। देखो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहां से शुरू किया था, पहला स्टेप फॉर्म फिलिंग से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, सारे स्टेप्स जो है वो हमने देखे हैं। तो आई थिंक अभी आपके माइंड में क्लियरिटी बनी है कि नेक्स्ट क्या क्या स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं। एंड इस क्लियरिटी को बनाने के लिए यार बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इस वीडियो को प्लान करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बनाने में, शूट करने में तो मैंने वन टाइम में कर दी क्योंकि मेरी 4 साल से प्रैक्टिस हो रखी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्लान करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भैया समझ आया, अगर कोई क्वेरी है तो वो लिखिएगा कि भैया ये क्वेरी बच गई, हम आगे वीडियोस बनाएंगे उनके अंदर आपकी क्वेरीज को सोल्व करेंगे। और अगर आपको सीयूईटी की अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं 2022 के और 23 के सारे, जो कि नेट पे ना आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, जगह जगह आप ढूंढोगे कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं वो आप ड्यूबडी ऐप पे जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना कंपटीशन चेक कर सकते हो कि भाई बाकी बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। वहां पे लीडर बोर्ड पे आप देख सकते हो कितनी परसेंटाइल अभी आपकी बन रही है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ड्यूबडी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप सीएस के अंदर का देख पाओ कि कैसे वर्क करता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।